हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास चल रहा था, उसमें पार्ट 6 डिस्कस करेंगे और ये पार्ट आखिरी होगा। प्राचीन इतिहास का पार्ट 6 और आखिरी पार्ट होगा मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास की। आपको हमारी ये सीरीज कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और यह लेक्चर मेरे द्वारा दिया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। तो आइए शुरू करते हैं देरी न करते हुए। मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास का पार्ट 6 और लास्ट पार्ट है ये। देखिए, कलचुरी राजवंश का संस्थापक कोकल्य देव था। ये इंपॉर्टेंट है, कोकल्य देव था। तो संस्थापक आ सकता है कौन था? कोकल्य देव था। इस वंश ने 550 से 1740 तक 1200 वर्ष तक भारत के किसी न किसी भाग पर शासन किया है। मध्य प्रदेश में कलचुरी राजवंश की दो शाखाएं थी। ये इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में कलचुरी राजवंश की दो शाखाएं थी। एक थी माहिष्मती, जो महेश्वर है, महेश्वर जो खरगोन में है उधर साइड था। तो एक थी माहिष्मती शाखा और दूसरी थी त्रिपुरी शाखा। ये त्रिपुरी शाखा जबलपुर के पास है, त्रिपुरी शाखा। तो ये दो शाखाएं थी कलचुरी वंश की। तो एक एक शाखा को देखते हैं। देखिए, पहले माहिष्मती शाखा और कलचुरी शाखा को देखेंगे क्या क्या इसमें से इंपॉर्टेंट है। कलचुरी की सर्वाधिक प्राचीन शाखा अद्ध अथवा माहिष्मती शाखा के नाम से जानी जाती है। कृष्णराज 550 से 575 प्रथम कलचुरी राजा माना जाता है। कौन? कृष्णराज। बेसनगर चट्टान और तेवर के चांदी के सिक्के मिले हैं। बुद्धराज शंकर गण का पुत्र था। यह माहिष्मती शाखा का अंतिम ज्ञात राजा था। कौन? बुद्धराज। तो याद रखना है माहिष्मती शाखा से। अब त्रिपुरी की शाखा देख लेते हैं। त्रिपुरी की कलचुरी शाखा जबलपुर वाला एरिया तरफ थी। कलचुरियों को पराजित होने के पश्चात, यानी चालुक्य के पराजित होने के पश्चात कलचुरी बुद्धराज के वंशज माहिष्मती को छोड़कर छेदी देश भाग आए थे तथा त्रिपुरी में अपनी राजधानी स्थापित की थी। त्रिपुरी शाखा के कलचुरी राजवंश का संस्थापक वमराज देव था। तो देखिए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। त्रिपुरी शाखा में कलचुरी वंश का संस्थापक वमराज देव था, जिसने 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कलिंजर को जीतकर वहां अपनी राजधानी की तथा बाद में पुनः त्रिपुरी में अधिकार कर लिया था। कर्ण की लगातार सैनिक उपलब्धियों के कारण उसे हिंदू नेपोलियन कहा जाता था। किसको? कर्ण। कर्ण को याद रखना है। कर्ण को लगातार सैनिक उपलब्धियों के कारण उसे हिंदू नेपोलियन कहा जाता था। माल्यानाग की स्वर्ण तथा रत्न जाड़ित मूर्ति सोमनाथ मंदिर भेजने वाला शासक लक्ष्मण राज द्वितीय था। ये इंपॉर्टेंट है। कालियानाग की स्वर्ण तथा रत्न जड़ित मूर्ति किसने भेजा था? सोमनाथ लक्ष्मण राज ने भेजा था। ये याद रखना है। त्रिपुरी के कलचुरी राजवंश का अंतिम शासक विजय सिंह था। तो ये इंपॉर्टेंट है। अंतिम शासक कौन था? विजय सिंह था। लक्ष्मी का एक स्वर्ण सिक्का बंगाल में मिला है। तो लक्ष्मी कण का एक स्वयं सिक्का बंगाल में मिला है। राज्यशेखर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट कवि हैं, इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। राज्यशेखर ये कलचुरी वंश के दरबार में थे। राज्यशेखर का कर्पूर मंजरी नामक पवित्र नाटक, तो ये आती है किसकी रचना है करके? कर्पूरी मंजरी नामक प्रसिद्ध नाटक कलचुरी दरबार के प्रोत्साहन से ही रचा गया है। तो कलचुरी वंश की जानकारी इससे मिली है। राज्यशेखर ने लिखा है। राज्यशेखर की दो रचनाएं और इंपॉर्टेंट है। एक बाल भारत और बाल रामायण, ये भी लिखे हैं इन्होंने, याद रखना है राज्यशेखर की। अब बात करते हैं यहां से अपन मालवा का परमार राजवंश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आते ही है, मालवा का परमार राजवंश। तो वीडियो को यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जब आपको समझने में थोड़ी सी आसानी जाएगी। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। देखिए, मालवा में परमार वंश की स्थापना, उपेंद्र या कृष्णराज ने की थी। मालवा में परमार वंश की स्थापना उपेंद्र या कृष्णराज ने की थी। परमार वंश की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी, लेकिन कालांतर में धार को अपनी राजधानी बनाया था। तो बाद में उन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तन करके धार कर लिया गया था। तो याद रखना, क्वेश्चन कभी आ सकता है। परमार वंश की पहले राजधानी क्या थी? तो उज्जैन थी। बाद में क्या रखी गई? धार।
उसके बाद यहीं से देखते हैं। 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में राष्ट्रकूट अथवा प्रतिहारों के सामंत उपेंद्र ने मालवा में परमार राजवंश की स्थापना की थी तथा वास्तविक संस्थापक सियक द्वितीय को माना जाता है। तो ये कभी आया क्वेश्चन, वास्तविक संस्थापक कौन है? सियक द्वितीय। और ये किसे कहा जाता है? तो उपेंद्र और कृष्णराज को। परमार राज वाकपति मंजू एक राजा हुआ था परमार वंश का प्रतापी शासक, जिसका नाम था मंजू बोल दिया, सॉरी, मुंज ने धार में मुंज सागर झील का निर्माण करवाया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मुंज सागर झील कहाँ पर? धार में है। किसने करवाया था निर्माण? मुंज शासक, परमार वंश का शासक था मुंज। तो ये भी याद रखना है। नगाई अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार चालुक्य नरेश सोमेश्वर द्वितीय ने भोज को राजधानी धार पर आक्रमण किया था तथा उसे भोज पराजित हुआ था। किसने किया था? याले अभिलेख से पता चलता है। नागाई अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार चालुक्य नरेश सोमेश्वर द्वितीय ने भोज की राजधानी धार पर आक्रमण किया था। तो ये याद रखना है किसने किया था? सोमेश्वर द्वितीय ने। राजा भोज, तो देखिए इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक राजा भोज हुआ था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक राजा भोज हुआ था और राजा भोज परमार वंश का 9वां शासक था। इसकी पत्नी का नाम लीलावती था। तो देखिए अब यहाँ से, राजा भोज प्रकांड पंडित और विद्या प्रेमी थे। महान शासक थे ये और प्रकांड पंडित और विद्या प्रेमी थे। भोज की विदाता के कारण उसे कविराज की उपाधि से भी विख्यात किया गया था। तो महान कवि भी रहे हैं राजा भोज, और कविराज की उपाधि किसकी थी करके क्वेश्चन आ सकता है। कविराज की उपाधि किसकी थी? राजा भोज की थी। आईने अकबरी के उल्लेख के आधार पर राजा भोज की राज्यसभा में 500 विद्वान थे, ऐसा आईने अकबरी में कहा गया है। तो देखो अब राजा भोज इस वंश का सबसे प्रतापी शासक राजा भोज था, परमार वंश का 9वां शासक था, पत्नी का नाम लीलावती था। और राजा भोज अब जब कविराज की उपाधि मिली तो कवि भी रहे होंगे। तो इनकी कुछ रचनाएं हैं जो इम्पॉर्टेंट है पूरी। तो इनकी रचनाएं तो डेफिनेटली परीक्षा में आएगी ही, खासकर MPPSC में साहित्य वाला सिलेबस में लिखा हुआ है। तो इनकी पूरी रचना देख लेते हैं। इनकी पूरी रचना देखते हैं। देखो ये लिखा हुआ है कौन सी रचना है। तो इसकी रचना इतनी है, तो इतनी को पूरी को देख लेते हैं। देखो इनकी रचना है, सबसे पहले समराण सूत्रधार। तो ये एक रचना हो गई, ये पूरी एक है। ये समराण सूत्रधार राजा भोज की रचना है, समराराण सूत्रधार। दूसरी है सरस्वती कंठाभरण, ये राजा भोज की रचना है। राजमार्तंड, ये भी भोज की है। योग सूत्रव्रती राजा भोज की रचना है, आएगी डेफिनेटली, याद रखना है। सिद्धांत संग्रह ये भी है। और ये विद्या विनोद, ये इंपॉर्टेंट है, पूछी भी गई है। विद्या विनोद किसके ग्रंथ है या किसने लिखा है? तो राजा भोज ने। युक्ति कल्पतरु ये भी है, याद रखना है। ये सबको रफ कॉपी में लिख के देखें। युक्ति कल्पतरु तथा चारुचार्य भोज की रचनाएं हैं। देखिए समझ में आ गया होगा आपको। अब यही पूरी रचनाओं को मैं आपको विकिपीडिया में दिखाता हूँ डायरेक्ट, जिससे आसानी जाए। देखिए राजा भोज के टाइम पे एक कहावत भी थी। राजा भोज के टाइम पे एक प्रचलित कहावत भी थी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ये इसी टाइम की कहावत है। देखो इसको, तो देखो ये है राज के कुछ कवि थे, दार्शनिक और ज्योतिष भी थे। तो इनमें से ये कुछ रचनाएं हैं। देखिए सरस्वती कंठाभरण इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार रामजरी, चंपू रामायण इंपॉर्टेंट है। चंपू रामायण, ये चंपू रामायण आ सकता है किसकी है करके? राजा भोज की। चंपू रामायण। चारुचार्य तत्व प्रकाश ये भी इंपॉर्टेंट है, ये राजा भोज की रचना है। व्यवहार समुच्चय, तो ये पूरी याद रखें आप, याद तो रखना पड़ेगा। सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार मांजरी, चंपू रामायण, चारुचार्य, तत्व प्रकाश, व्यवहार समुच्चय। इसके अलावा एक दो और हैं, ये देख लेते हैं। देखिए इतने ग्रंथ लिखे हैं राजा भोज ने, इतने सारे ग्रंथ लिखे थे, जिसमें से ये इतनी कुछ इंपॉर्टेंट है। जिसमें देखिए राजा मार्तंड, पतंजलि के योग सूत्र का टीका है ये राजा मार्तंड, तो ये याद रखना है। सरस्वती कंठाभरण, तो इसको देख लिए थे, लेकिन ये व्याकरण दिया हुआ है इसमें, तो ये याद रखना है व्याकरण।
सरस्वती कंठभरण 2 है, एक काव्य शास्त्र की भी है, तो काव्य शास्त्र है। श्रृंगार प्रकाश ये भी है काव्य शास्त्र और नाट्य शास्त्र, तो काव्य शास्त्र और नाट्य शास्त्र दिया हुआ है इसमें। तत्व प्रकाश ये सौवागम पर आधारित है। वृहद्र मार्तंड ये धर्मशास्त्र है के बारे में है। राज मृगांक ये चिकित्सा वाली है, तो ये इंपॉर्टेंट है। राज मृगांग में क्या दिया हुआ है, क्या उल्लेख है, तो चिकित्सा का। विद्या विनोद बता दिया था मैंने, विद्या विनोद तो इंपॉर्टेंट है, राजा भोज की रचना है। और युक्ति कल्पतरु यह ग्रंथ राजा भोज ने समस्त ग्रंथों को में अद्वितीय है। तो इतनी थी, ये बताया मैंने आपको, ये कुछ भी आ सकती है, सब आपको याद रखना पड़ेगा। तो एक बार वीडियो को ध्यान से देखिए, याद हो जाती है, जब आता है परीक्षा में तो बन जाता है। देखना है इसको अच्छे से आपको और याद भी रखना है। देखिए अगला, भोज काल में धार नगरी विद्या तथा कला का महत्वपूर्ण केंद्र था। धार नगरी जो था वो विद्या तथा कला का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ अनेक महल व मंदिर बनाए गए थे, जिसमें सरस्वती मंदिर, ये सरस्वती मंदिर का निर्माण राजा भोज ने करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सरस्वती मंदिर को भोजशाला के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे भोजशाला था, एक भोजशाला का निर्माण किसने कराया था करके आ सकता है, भोजशाला। धार में भोजशाला का निर्माण राजा भोज ने करवाया था, और धार के सरस्वती मंदिर का निर्माण भी राजा भोज ने करवाया था। और वहाँ पर व्यांग देवी की प्रतिमा स्थापित है, यानी सरस्वती माता की प्रतिमा स्थापित है। तो ये याद रखना है, सौर प्रमुख है। और राजा भोज के ने क्या क्या बनवाया था वो भी देख लेते हैं। देखिए राजा भोज ने क्या क्या बनाया था, आगे देखेंगे, अभी यहाँ से देख लेते हैं और एक दो चीज फैक्ट। भोज ने भोपाल के दक्षिण पूर्व में 250 वर्ग मील क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था, जो भोजसार के नाम से प्रसिद्ध था। तो भोपाल में जो झील है, भोपाल की जो झील है भोपाल ताल, उसका निर्माण भी राजा भोज ने करवाया था। 250 वर्ग मील क्षेत्र पर फैला है भोपाल, आप देखे होंगे भोपाल की बड़ी झील, उसका निर्माण उसे भोजताल या भोजसार या भोपाल ताल उसी को कहा गया है। तो उसका निर्माण राजा भोज ने करवाया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, भोपाल की बड़ी झील का निर्माण राजा भोज ने करवाया था। उसके बाद देखिए 1055 में राजा भोज की मृत्यु के बाद, 1055 में राजा भोज की मृत्यु के बाद, इसका मतलब 1000 से 1055 तक के राजा भोज ने राज किया था। तो 1055 में राजा भोज की मृत्यु के बाद मालवा पर कलचुरी नरेश कर्ण तथा चालुक्य नरेश भीम का अधिकार हो गया था। तो देखिए जब राजा भोज की मृत्यु के बाद कलचुरी नरेश ने आक्रमण किया, उसका हो गया था, तो कर्ण और चालुक्य नरेश भीम का अधिकार हो गया था। तो याद रखना है, मालवा पर कलचुरी नरेश कर्ण तथा भीम का अधिकार हो गया था। तो ये याद रखना है आपको। परमार वंश से इतना ही था इंपॉर्टेंट। परमार वंश को राजा भोज से एक और क्वेश्चन याद आ रहा है, देखिए राजा भोज ने क्या क्या चीज का निर्माण कराया था करके पूछा जा सकता है। तो देखो राजा भोज ने सबसे पहले भोजशाला का निर्माण करवाया था, जिसे सरस्वती मंदिर कहा जाता है धार में। भोपाल का भोजताल का निर्माण करवाया था, भोपाल की बड़ी झील को भोजताल कहते हैं। और एक और है त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था, जो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। तो ये भी याद रखना है, त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था, जो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, उसका निर्माण राजा भोज ने करवाया था। और वो जो मंदिर है त्रिभुवन नारायण मंदिर, उसे मोकाल का समसिद्धेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। मोकाल का समसिद्धेश्वर मंदिर, लेकिन वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना याद रखें। देखिए क्या क्या तीन चीज, क्या भोजशाला सरस्वती मंदिर धार में, भोजताल जो भोपाल की बड़ी झील है वो, और त्रिभुवन नारायण मंदिर जो कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। तो ये तीन चीज का निर्माण करवाया था राजा भोज ने, जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा के हिसाब से। तो यहाँ से इतना ही। तो परमार वंश से आपको समझ में आ गया होगा, परमार वंश से इतनी चीजें डिस्कस किए थे, वीडियो को ध्यान से देखिए। अब आगे चलते हैं यहाँ से। देखिए आखिर देखिए जेजाक भुक्ति के चंदेल शासक कीर्तिवर्मन ने स्वर्ण सिक्के चलाए थे। मदन वर्मन ने 48 चांदी के सिक्के रीवा से प्राप्त हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, रीवा से प्राप्त हुए।
1182 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने परमादिदेव को पराजित किया था। किसने? पृथ्वीराज तृतीय ने परमादिदेव को पराजित किया था। कीरत सिंह चंदेल वंश का अंतिम शासक था, तो ये भी याद रखना है। जेजाग भुक्ति के चंदेल राजवंश, फिर से देख लेते हैं उसी को एक बार। चंदेल ने जेजाग भुक्ति बुंदेलखंड पर 9वीं शताब्दी के प्रारंभ से 14वीं शताब्दी के चरण तक के राज किया था, तो ये यहाँ से याद रखना है। चंदेल वंश का पहला शासक नानुक था, ये संस्थापक भी था, याद रखना संस्थापक भी था। 831 से 848 तक अपनी राजधानी खजुराहो को बनाया था। यह चंद्रोदय ऋषि का वंशज बताता था। चंदेल शासक जय शक्ति के नाम पे ही चंदेल शासित क्षेत्र का नाम जेजका भुक्ति पड़ा। तो जेजका भुक्ति कैसा पड़ा था? जय सिंह के वजह से पड़ा, जय शक्ति की वजह से पड़ा था। यशोवर्मन हर्ष का पुत्र ने खजुराहो के विष्णु तथा उसमें वैकुंठ मूर्ति की स्थापना की थी, तो ये इंपॉर्टेंट है। खजुराहो के विष्णु मंदिर और वैकुंठ मूर्ति की स्थापना किसने की थी? यशोवर्मन ने। चंदेल राजा घंग पहला चंदेल शासक था जिसने प्रतिहार सत्ता को स्वीकार करके स्वाधीनता की घोषणा की थी। घंग के शासन काल में खजुराहो के 2 प्रसिद्ध मंदिर परशुनाथ मंदिर और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण राजा घंग ने करवाया था। घंग के पुत्र गंड थे। अल्पकाल शासन के दौरान खजुराहो में जगदम्बी एवं चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण करवाया था, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गंड के पुत्र विद्याधर कुंडेश्वर ताम्रपत्र के अनुसार खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण विद्याधर ने करवाया था। देखिए मैंने उधर साइड आपको क्या बताया था, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण राजा घंगदेव ने करवाया था। तो यहाँ पे विद्याधर भी लिखा हुआ है, घंगदेव भी लिखा हुआ है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो दोनों में से एक का ऑप्शन आता है, याद रखना है। एनसीईआरटी के हिसाब से घंगदेव है और बुक के हिसाब से और बाकी कई बुकों में लिखा हुआ है विद्याधर ने करवाया था, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, कोई दिक्कत नहीं है। विद्याधर ने महमूद गजनी का सफलतापूर्वक सामना किया था। पृथ्वीराज रसो इंपॉर्टेंट है, ये चंद्र बरदाई ने लिखे हैं। पृथ्वीराज रसो के अनुसार 1182 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने महोबा एवं जेजका भुक्ति के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। आलाउदल परमार्दी देव के दरबार में थे, तो ये क्वेश्चन आता है आलाउदल किसके दरबार में थे? परमार्दी देव के दरबार में थे। परमार्दी देव अंतिम शासक था चंदेल वंश का, उसके दरबार में थे आलाउदल, तो ये याद रखना है। आलाउदल महोबा के वीर योद्धा थे, किसके दरबार में थे वो भी याद रखना है। कृष्ण मिश्र कार्तिक वर्मन के संरक्षण में थे, जो प्रबोध चंद्रोदय की स्थापना की थी, तो ये आ सकता है प्रबोध चंद्रोदय की स्थापना किसने की? कृष्ण मिश्र ने, तो ये इंपॉर्टेंट था यहाँ से। अब अगला वंश आता है, इसके बाद 2-3 वंश बचे हैं बस और खत्म होएगा। वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए। कछवाहा राजवंश, कछपघात राजवंश भी इसे ही कहा गया है। तो इसका एक शासक का नाम याद रखना जिससे क्वेश्चन आता है, राजा सूरज सेन, याद होगा आपको, राजा सूरज सेन। ये राजा सूरज सेन ये कछवाहा शासक था। कछवाहा शासक राजा सूरज सेन ने ग्वालियर के किले का निर्माण करवाया था। जो ग्वालियर में किला है उसका निर्माण राजा सूरज सेन ने करवाया था। एक कछवाहा शासक था, कभी पूछा जा सकता है। तो देखिए इस वंश की 3 शाखाएं ग्वालियर, दूपकुंड तथा नरवर में थी। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कछपघात राजवंश ने 950 से 1128 तक शासन किया। कछपात राजवंश के इतिहास के संबंध में अधिकृत पुरातात्विक साक्ष्य अभिलेख के रूप में ही उपलब्ध हुए। इसमें से 5 अभिलेख प्रमुख है। सिहोनिया से प्राप्त जैन अभिलेख, दूपकुंड शिलालेख, ग्वालियर दुर्ग स्थित सास बहु मंदिर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख और नरवर से प्राप्त एक अभिलेख है ताम्रपत्र मिला है, तो ये याद रखना है इतने। कछपात राजवंश की ग्वालियर सागा के संस्थापक राजा वज दमन का विक्रम संवत जैन मूर्ति लेख सिहोनिया से प्राप्त हुआ है, ये याद रखना है। इस शाखा के इतिहास का जानने का मुख्य स्रोत महिपाल का सास बहु मंदिर अभिलेख है। ये सास बहु मंदिर अभिलेख ये महिपाल का है, याद रखना है, ये ग्वालियर के किले में है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है। ये मूलदेव कार्तिक का उत्तराधिकारी हुआ। सास बहु मंदिर अभिलेख में इसे भुवनपाल और त्रिलोक्यमल नामक उपाधियों से विभूषित किया गया है। किसे? मूल्यदेव को, तो याद रखना है। मूल्यदेव का उत्तराधिकारी देवपाल हुआ, जिसने 1055 से 1075 ईस्वी तक शासन किया। ग्वालियर संग्रहालय अभिलेख में इनको अपराजित
अपराजित विरुद्ध के विभूषित किया गया है। सास बहु मंदिर अभिलेख में महिपाल को सूर्य जनित और सूर्य नृप नंदन आदि नामों से मांडित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। महिपाल को सूर्य जनित और सूर्य नृप नंदन से नामों से भी उल्लेख मिलता है सास बहु अभिलेख में। तो याले वंश से इतना ही। आगे चलते हैं। एक परावर्ती प्रतिहार। परावर्ती प्रतिहार राजवंश का संस्थापक नीलकंठ था। ये याद रखना, मध्य प्रदेश का वंश रहा नीलकंठ था। ग्वालियर के कछपात वंश के पतन के बाद 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गोपाद्री क्षेत्र पर परावर्ती प्रतिहार वंश का शासन स्थापित हुआ। कुरैठ से प्रतिहार शासक मलयवर्मन और नरवर्मन का क्रमशः विक्रम संवत मिला है, ताम्रपत्र मिला है। कुरैठ से प्राप्त ताम्रपत्र में प्रतिहार वंश की वंशावली दी गई है। तद अनुसार इस वंश के नटुल, प्रताप सिंह, विग्रहा, मलयवर्मन और नरवर्मन आदि शासक क्रमशः हुए हैं। तो ये भी एक वंश रहा है अपने। उसके बाद है ये यज्वपाल राजवंश। ये इंपॉर्टेंट है। यज्वपाल राजवंश बचा है और तोमर राजवंश बचा है। दोनों को देखते हैं अच्छे से। यज्वपाल राजवंश। यज्वपाल राजवंश ने अपने भुजबल से नरवर क्षेत्र पर 1247 में अपनी सत्ता का सूत्रपात किया और नरवर को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नरवर को राजधानी बनाया था। भारतीय इतिहास में इस राजवंश को नरवर का यज्वपाल वंश भी कहा जाता है। नरवर का यज्वपाल वंश भी कहा जाता है। गोपाल देव आलस देव का पुत्र उत्तराधिकारी हुआ। इसके राजनीतिक जीवन की जानकारी शिवपुरी जिले में बड़ौनी, नरवर, सुरवाया, शेषाई से प्राप्त अभिलेख से मिलता है। तो ये भी वंश होता है। उसके बाद आखिरी देखिए तोमर राजवंश। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ग्वालियर में वीर सिंह देव तोमर ने तोमर राजवंश की स्थापना की थी। किसने? वीर सिंह देव तोमर ने तोमर राजवंश की स्थापना की थी। तोमर वंश का सबसे प्रतापी शासक राजा मानसिंह था। राजा मानसिंह था तोमर वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक, जिसने 1486 से 1517 तक दिल्ली के बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी से युद्ध करना पड़ा था। इसे बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी से युद्ध करना पड़ा था मानसिंह को। 1517 में इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर का किला जीता। तो इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर का किला जीता लिया और इसी युद्ध में मानसिंह वीर गति को प्राप्त हुआ था। इसी युद्ध में मानसिंह वीर गति को प्राप्त हुआ था। मानसिंह ने ग्वालियर के किले में मान मंदिर तथा गुजरी महल का निर्माण करवाया था। मानसिंह ने ग्वालियर के किले में मान मंदिर का निर्माण और गुजरी महल, ये गुजरी महल का निर्माण राजा मानसिंह ने अपनी रानी यानी अपनी प्रेमिका मृगनयनी की याद में करवाया था गुजरी महल का निर्माण। इसीलिए इस महल को मृगनयनी महल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी याद रखना है, मृगनयनी महल और गुजरी महल उसी को कहा गया है। निर्माण करवाया था राजा मानसिंह ने। तोमर वंश का था ये, निर्माण करवाया था। और सास बहु मंदिर भी है वहाँ पे ग्वालियर के किले में। मान सिंह द्वारा सिंचाई हेतु अनेक झीलों का निर्माण करवाया गया था। तो ग्वालियर क्षेत्र तरफ कई सारी झीलों का निर्माण करवाया गया था। मान सिंह द्वारा सिंचाई हेतु अनेक झीलों का निर्माण कराया गया था या तालाबों का निर्माण कराया गया था। तो ये आ सकता है किसने कराया था करके। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। ग्वालियर के किले में मान मंदिर पूछा और गुजरी महल या मृगनयनी महल का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा मान सिंह ने करवाया था। तोमर वंश का था, तो ये याद रखना है। और ग्वालियर के किले का निर्माण, देखो यहाँ से कंफ्यूजन है, जो आप कंफ्यूज नहीं होना है। ग्वालियर के किले का निर्माण राजा सूरज सेन ने करवाया था और बाद में उसके ग्वालियर के किले का निर्माण मान सिंह ने भी करवाया था। तो जैसा ऑप्शन आएगा उस हिसाब से, लेकिन राजा सूरज सेन का ऑप्शन आता है, सूरज सेन याद रखें। तो इस लेक्चर में इतना ही। मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास डिस्कस कर रहे थे। ये पार्ट 6 था, ये पार्ट 6 था और आखिरी पार्ट था। तो प्राचीन इतिहास डिस्कस किए हैं अभी तक के अपन ने मध्य प्रदेश का। तो आपको हमारे 6 पार्ट देखेंगे जब आप मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास आपका कंप्लीट होगा। मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास बचा हुआ है, अगर वो आपको चाहिए तो कमेंट भी करें। तो आपको हमारे सीरीज़ कैसी लगी? आप हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।